इस लाइव में आपको रूबरू करवाने वाले हैं आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट से। आज बात करेंगे जिस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लास्ट हियरिंग थी, अब क्या अनुमान लगाया जाए आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की रिस्टोरेशन को लेकर। पर उससे पहले बात करेंगे हम कुपवारा की, क्योंकि कुपवारा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक नार्को स्मगलर को लाखों का फाइन हुआ है और साथ ही उसको सजा सुनाई गई है। और साथ ही बात करेंगे रेत और बजरी के रेट्स को लेकर कि किस तरह से मनमानी हो रही है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले कुपवारा की खबर से रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनम एजाज लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, इसे लैंडमार्क जजमेंट ही कहा जाएगा जब पहली बार किसी नार्को स्मगलर को फाइन के साथ साथ सजा भी सुनाई गई है, जेल में उसे डाला गया है। देखिए, बिल्कुल ये लैंडमार्क डिसीजन है और इससे एक बड़ा मैसेज भी ग्राउंड पे चला जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का ये इलाका जो है टंगडा, चूंकि ये जबड़ी का इलाका है और जबड़ी के रहने वाले दोनों जो लोग हैं, जबड़ी जो इलाका है ये टंगडार से ऊपर पहाड़ पे है, टंगडार के अगले पहाड़ पे है। और ये जो जबड़ी का गांव है ये आधा पाकिस्तान कश्मीर है और आधा हिंदुस्तानी कश्मीर है। मैं जब वहां गया था लगभग 8-10 साल पहले, तो वहां पे बीच में सिर्फ एक छोटी सी नाली है, तो वो गांव और ये गांव दोनों आपस में जो है मिलते जुलते हैं। और तब मुझे ये भी पता चला था कि पार से और आर के रिश्ते भी है, और वहां से ये जो ट्रैफिकिंग है इसकी नार्कोटिक्स की बड़ी आसान है, वहां से इतना कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे 2020-21 में इन दो भाइयों को इनको पकड़ा था, वहां पे भाई नहीं बल्कि वहां लोकल है जबड़ी गांव की, इनको पुलिस टंगडार ने पकड़ा था। और इनसे तब जब इंट्रोगेट किया गया था तो इनसे 15 किलो जो है ब्राउन शुगर भी इनसे पकड़ा गया था। और ये ब्राउन शुगर जो है वो वहां से चूंकि पाकिस्तान से लाते थे, और इनका पाकिस्तान में एक कजन था, उसी कजन से पाकिस्तान से लाते थे, और फिर उसके बाद यहाँ लाके इधर जो है इधर जो है इधर की स्टेट्स में इधर के जो इलाके उधर इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और फिर यहाँ के नौजवानों की मौत का सामान पैदा करते थे। नार्कोटिक्स बिल्कुल मौत का सामान है और इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और आज जो डिस्ट्रिक्ट जज कुपवाड़ा है उन्होंने जो ये डिसीजन दिया है, ये काबिल तारीफ डिसीजन है और फास्ट ट्रैक बुनियादों पे। इसमें एक चीज है, अभी तक हम देख रहे थे कि बड़ा लंबा जाता था, नार्को का केस होता था, फिर वो पहले जेल जाता था, फिर उसके बाद उसको वहां पे कभी बेल भी कई मामलात में कई केस में मिल चुकी है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो सरकार सख्त हुई है और लोगों में जागरूकता जो इसके बारे में हुए हैं, तो उसके बाद हमारी जुडिशरी जो है वो भी अब काफी सख्त हो गई है। और आज बाकायदा तौर पे जो जज साहब ने जो सजा दी है, 20 साल सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना की, ये यूजुअली अगर मेरा माना जाए, अगर मुझे कहीं जज बना दिया जाए, तो ऐसे आदमी के लिए तालिबानी कानून ही अच्छा रह सकता है जो इस नार्को के साथ जुड़े हुए, क्योंकि इसका कितना सोसाइटी पे असर पड़ता है इस मंशियात का, इस नार्को का, ये वही जाने जिन लोगों ने देखा है। क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को, ऐसी फैमिलीज को देखा है जिनको देखने के बाद तौबा की बात नहीं है बल्कि डर लगता है, और अपने बच्चे याद आते हैं कि अल्लाह बचाए कि क्या होगा अगर कोई और बच्चा उस तरह से होगा। तो इस पे जरूर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो जज साहब ने किया, और खास तौर पे जो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कुपवाड़ा की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी, या जिस एसओ टंगडार करना जो थे, उनने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, और उनके लिए सैल्यूट जरूर आज बनता है, पूरी कुपवाड़ा की जुडिशरी के लिए, कुपवाड़ा की पुलिस के लिए, और वहां पे जितने भी इसमें लीगल फ्रेमवर्क में जितने लोग थे। कम से कम एक अच्छा फैसला है। इसको किसी के जेल जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मुजरिम हो और इस तरह का खतरनाक मुजरिम हो, उसके नाम पे कोई आर इबरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। बाकी जो है कि ये वो जेल गया, अच्छा नहीं लगता है इस पे आदमी को एक कमिट करे, लेकिन जुर्म है और खतरनाक मुजरिम है, क्योंकि ये कातिल से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कातिल एक आदमी को मारता है, 2 आदमी को मार देता है। AK-47 में 30 गोलियां होती हैं तो उससे 30 आदमी मरेंगे, लेकिन इस मंशियात के उस आधे किलो का जो ठेला होता है, जो लिफाफा होता है ना ब्राउन शुगर का, हीरोइन का, उससे 50,000 लोग मर सकते हैं। अब वो और कौन सी मौत, आम मौत नहीं कि आए और मर गए, नहीं, वो रगड़ कर अपने साथ पूरी फैमिली को मार देते हैं। तो ऐसे लोगों पे जो मंशियात के साथ हो, उन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और ये काबिल तारीफ डिसीजन है कुपवाड़ा का।
बिल्कुल, कुपवारा से एक और जिस तरह से इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, जो बोलते हैं आप हमें पैसा दो, हम आपकी गवर्नमेंट नौकरी लगा देंगे, और ऐसे ही लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है कुपवारा में। उस हवाले से बताइए। देखिए बिल्कुल प्रियंका, ये खबर शायद मैं कहूंगा इसका क्रेडिट हमें और आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमने ही परसों ये खबर ब्रेक की थी। और पिछले जी, संडे जब हम नॉर्थ कश्मीर गए थे, तो हमें बहुत से लोग वहां पे मिले थे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने नौकरियों के लिए पैसे दिए हुए हैं। कुछ ने कहा था 2 साल हो गए, कुछ ने कहा था 3 साल हो गए, कुछ ने कहा 4 साल हो गए। अब न नौकरियां मिलती है, न पैसे वापस मिलते। और उसमें उन्होंने कुछ जो है पॉलिटिशियंस जो है वो नाम भी लिए थे। मैंने एक पुलिस के एक ऑफिसर से भी बात की थी कि ऐसा है इस इलाके में। लोग जब मुझे बताए तो उनका एक पुलिस ऑफिसर का कहना था कि यार कोई कंप्लेंट हमें करे और रिटन कंप्लेंट करे। तो रिटन कंप्लेंट हुई है, और रिटन कंप्लेंट क्रालपुरा पुलिस स्टेशन में हुई है, और क्रालपुरा के एसएचओ एजाज अहमद है। उनको जब रिटन कंप्लेंट हुई तो उन्होंने लीड ली, उन्होंने उस पर काम किया, वर्कआउट किया। तो फेक ऑर्डर्स निकले, जो फेक ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। तो फेक ऑर्डर जो है एमईएस जो होता है, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, उसमें नौकरी लगाने के फेक ऑर्डर दिए जा रहे थे। और उसमें जो है तार जो है वो पुलवामा और श्रीनगर 2 जगहों से जोड़ते हुए, एक तो लोकल वहां के उनके जो गुरखे थे वो वहां पे थे, और उसके बाद श्रीनगर और पुलवामा के भी थे। और उनका बड़ा गुरखा जो था वो श्रीनगर के रंगरेट इलाके में दफ्तर सजाए रखा बैठा हुआ था, और उसका नाम राजू है। अपने आप को नॉन मुस्लिम जता रहा था, एक कश्मीरी पंडित बता रहा था अपने आप को, कि वहां लोगों को बताया था मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरी बड़े लोगों से पहुंच है, मेरी जान पहचान है। क्योंकि कुछ लोग भरोसा भी कर लेते हैं कि शायद कश्मीरी पंडित है, इसकी पहुंच बीजेपी में भी होगी, इसकी पहुंच कांग्रेस में भी होगी, ये दिल्ली तक पहुंचा होगा, तो कुछ लोग उस चीज का भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन राजू नाम का ये जो है, ये लोकल मुस्लिम था, कोई पंडित वगैरह नहीं निकला। तो पुलिस ने उसको दर्द दबोचा, तो उसके बाद बाकी लीड्स पकड़े हैं। अभी और भी लीड्स आ रही है, अभी पुलिस ने यहीं पे नहीं रोका है। आज 5 लोगों को अरेस्ट किया है। उनको आज एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनास ने और उसकी टीम ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। लेकिन अभी और लोग नाम रहे। और मुझे लगता है कि अभी जल्द ही जो कुछ जो है, वो जो वन रूम पॉलिटिशियंस हैं, एक कमरे में रहने वाले पॉलिटिशियंस हैं, जिनको सरकार ने एक कमरा दे रखा है, उनके नाम भी शायद आना शुरू हो जाएंगे। शायद पुलिस उन तक भी पहुंचेगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बताया कुपवाड़ा में, नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, सोपोर, इस इलाके में बड़ी भगदड़ है इन लोगों ने मचाई हुई, लोगों से पैसे। और अगर अंदाजा किया जाए, अगर अनुमान टोटली किया जाए कि हाँ जी इतना है, तो फिर मैथमेटिक्स करते हुए, जिसका अच्छा मैथमेटिक्स हो, वो ये बता सकता है कि लगभग करोड़ों रुपए का ये गैर कानूनी बिजनेस वहां पे हुआ है। लोगों को हत्याया गया है, करोड़ों रुपए, किसी की जमीन बिचवाई गई है, किसी के खेत लिए गए हैं, किस इस तरह से तो जमीन वहां लोगों ने पैसे दिए नौकरी के लिए। लेकिन लोगों से भी गुजारिश है कि नौकरियां ऐसे नहीं मिलती हैं लोगों, नौकरी का एक प्रोफार्मा होता है, और सिफारिश भी तभी चलती है जब बाकी कहीं ना कहीं 1% कहीं पे एक डेढ़ नंबर के लिए लास्ट पे कहीं सिफारिश चल जाए तो कल चल जाए, अदरवाइज वो भी नहीं चलती है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि शायद हो जाएगा, लोगों में ये भी भरोसा कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये एक अच्छा और कारनामा है कुपवाड़ा की पुलिस का। वहीं चलिए अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिस खबर पर हर किसी की नजर है। आर्टिकल 370 की लास्ट हियरिंग आज सुप्रीम कोर्ट में थी। क्या अनुमान लगाया जाए, किस तरह के रिस्पॉन्स का अंदाजा अब लगाया जाए? देखिए ये बहुत ही सवाल। तो जिस तरह से जी जी सनम से बताइएगा। ये है कि ये जो 370 का फैसला है अब महफूज हो चुका है। अनुमान यह है कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। मैं बॉडी लैंग्वेज को ही देख के, हम जो वकील है, जो जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, या जो उसका डिफेंड करे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखने के बाद अनुमान लग रहा है शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इस पे शायद का वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि आज भी जब वकील अपने दलाइल दे रहा था, कपिल सिब्बल आज जो फाइनल का रिमार्क्स दे रहा था, कमिट्स दे रहा था, तो कपिल सिब्बल के कमिट्स जो थे वो बड़े सुनने के लायक थे। और फिर उन सभी कमिट्स को जो अब तक जो 16 दिन की प्रोसीडिंग चली, उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो एक कंक्लूजन निकाला जाए, तो मेरे जैसे एक आम आदमी भी उस पे, क्योंकि मैं लॉ नोइंग नहीं हूं, मेरे पास कानून की भी नॉलेज ज्यादा नहीं है, जनरली जो ऊपर से नॉलेज होती है वही है, तो उसको देखते हुए एक आम आदमी के तौर पर अगर देखा जाए तो मुझे बड़ी पॉजिटिव पेशरफ दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये बड़ा फैसला इस हवाले से होगा कि शायद 370 वापस हो सकता है, 5 अगस्त का फैसला रिवोक हो सकता है। मैं अभी तक रिमार्क्स की बात करूं, अब यह है कि जज साहिबान को क्या लगा, लीगली कहां पे वो पहुंचेंगे, सारे पैरामीटर्स जो है वो उनके अपने हैं। और उसमें भी चूंकि पहले दिन ही मूड जो है कोर्ट का नजर आ गया था, जब कोर्ट ने
जब सरकार ने एफिडेविट दिया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस एफिडेविट को मुझे क्या करना है, आपका वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये सरकार का काम है, मुझे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो तब से जो है एक पॉजिटिव दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये 5 अगस्त का डिसीजन है वो रिवोक हो सकता है। बिल्कुल, वहीं पर बात कर लेते हैं। बहुत सारी शिकायतें आवाम की रेत बजरी के रेट्स को लेकर है। आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे इसे लेकर बहुत ज़्यादा मनमानी की जा रही है? अब देखिए प्रियंका, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जितना भी है हमारे यहाँ, चाहे वो सरकारी दफ्तर बनाने हो, किसी को घर बनाना हो, किसी को मोहल्ले गली में कोई रोड बनाना हो, तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है पिछले 3 सालों से एक मुसीबत आई हुई है। सरकार ने तब उसको लीज आउट किया था बाकायदा तौर पे। वो जो 5 अगस्त के बाद जब इंटरनेट बंद था तो फिर वो टेंडर प्रोसेस हुआ, तो उसमें कश्मीर के लोकल जो ट्रेडर है वो उसमें उतना हिस्सा नहीं ले सके। बाहर के लोगों ने लिया, तो बाहर के लोगों ने जब लीज, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लीज आउट कर दिया, तो वो कमीशन वाला बीच में बाहर वाले ने अपनी रेट पे लिया, उसके बाद उसको यहाँ पे भी और कमीशन देना पड़ा जिसको उसने लीज किया, अगर लीज आउट किया। तो अब सरकार ने इस पे कोई रेट फिक्स नहीं किया। अब लगभग 4 साल हो गए, 4 साल से सरकार ने कोई रेट फिक्स नहीं किया। यानी अगर आपको घर में रेत की गाड़ी जरूरत है तो एक जो है रेत वाला वो अपनी रेट पे देगा, दूसरा दूसरी वाले पे देगा। तो कश्मीरी में इसको कहते हैं नम सदुन, यानी जिसकी जितना चलेगा उतना ही ले लेता। तो कोई फिक्स रेट नहीं है। बजरी है, रेत है, इवन की सरकार ईंटों का निरखनामा जो ईंटें बनती हैं कश्मीर में, उनका रेट फिक्स किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सरकार ने जो रेट लगाया है उस पर कहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, कोई उस पर देता नहीं है। आप किसी भी भट्ठे पे जाओ, वहां ईंट वाला आपको बताएगा ठीक है ये रेट है, लेना है ले, नहीं लेना है कोई मजबूरी है, चाहिए हमारे पास और खरीदार की। तो ये चीजें जो, इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने कुछ चीजों पे शायद डिलिबरेटली कंट्रोल छोड़ भी दिया है। एक हमारा जो यहाँ पे जो मीट प्रोडक्शन थी, सरकार ने उस पर भी अपना कंट्रोल जो है वो खत्म कर लिया। यानी अब वो बूचर है या वो कसाब है या उसका ठेकेदार है, वो अपने मनमाने रेट्स पे ही गोश्त को बेचता है। तो वहां पे भी जब ये जो सीएपीडी डिपार्टमेंट है उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा तो इस पे कंट्रोल ही कुछ नहीं है, सरकार ने पिछले साल ऑर्डर, इस साल ऑर्डर निकाला है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चीजें हैं इस पे भी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी वो कंट्रोल करती थी, लेकिन यहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज शायद कोई सरकार का ऑर्डर नहीं है, तो उस कारण कहीं पे भी कोई भी जो कंट्रोल है, इस पे जो रेट कंट्रोल है वो लागू नहीं हो रहा है। तो लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान है। और आज जब टीचर्स डे था तो बहुत से लोगों से हम शहर में बात कर रहे थे, उस दौरान जब टीचर्स डे को डिफाइन करते हुए बताया जा रहा था, वहीं साथ साथ ये भी बताया जाता है कि और भी गम है जमाने में इस दिन के सिवा। बिल्कुल। और आखिर में बात कर लेते हैं मेडिकल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि जो भी वहां पर बच्चे आते हैं वो एक बहुत बड़े प्रोफेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से किस तरह से उनके फ्यूचर पे इफेक्ट हो रहा है? देखिए प्रिया, सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाए और बड़ा एक इससे कहते हैं कि बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। हर जगह पे मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश की। बारामूला में कश्मीर में बनाया, हंदवाड़ा में बनाया, श्रीनगर में ऑलरेडी थे, यहाँ डोडा में बनाया, राजौरी में बनाया। लेकिन मैं हंदवाड़ा के कॉलेज को बेस बनाऊंगा, अगर उसको पॉइंट बना के बात करूं। हंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज सरकार ने बनाया, फैकल्टी वहां पे क्या ली ये भी सरकार से देख ले। एक मैं उसको आमतौर पे ऐसे कॉलेज जो है वो मैंने पंजाब में देखे थे, वहां पे वो बीएड कॉलेज, सीएड कॉलेज, उस तरह के कॉलेज होते थे। और ये हरियाणा के साथ में पंजाब चंडीगढ़ के आसपास में इस तरह कॉलेज थे। किसी दुकान के ऊपर बोर्ड लगा दिया तो कॉलेज बना दिया। तो वैसे ही हमारे जी। मेडिकल कॉलेज में, ये हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में हमने परसों देखा ना मेडिकल फैकल्टी वहां पे, ना वहां पे कोई इक्विपमेंट। अगर बच्चा वहां पे एडमिशन एमबीबीएस के लिए गया है, वो कल डॉक्टर बनेगा, उसको कल सर्जरी करनी है, उसको कल बाकी चीजें करनी है, उसको जब पता ही नहीं है, वहां कभी सिखाया भी, 1 साल होने को हो गया। और इस 1 साल के दौरान न उसको पढ़ाने वाला वहां पे कोई है, न उस बच्चे को जो हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में है एडमिशन दिया गया है जिस बच्चे को, ना ही वहां पे उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक 3 मंजिला एक इमारत खड़ी कर दी गई है, शायद वो किराए पे ही है। तो उस इमारत को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है और फिर वहां पे कोई इतनी बड़ी फैकल्टी नहीं है। वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वगैरह, वो भी दिन भर वो जो है हॉस्टल पास पे, उस हॉस्टल के ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं। तो वहां पे वो ज्यादा ज्यादा ड्रेसिंग सीखते हैं, बाकी उनके पास पढ़ने और पढ़ाने वाला कोई वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम मेडिकल कॉलेज कहें। जहाँ पे जब मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट जाता है तो उसको अटानमी जब पढ़ानी हो तो उसको डेड बॉडीज मिलती हैं, उनको चीर फाड़ कर उसको दिखाया जाता है, समझाया जाता है
क्या इंटरनल पार्ट्स क्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन कॉलेजेस में जो हंदवाड़ा हो या दूसरे कॉलेज, वहां बच्चों ने डेड बॉडी किया, वहां उन्हें कभी एनाटॉमी का या दूसरे इस तरह के जो क्लासेस है वो लिए होंगे। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके साथ साथ फैकल्टीज भी नहीं है। अब ठीक है, गुजारा कर लेते हैं कि अगर उनके पास वो मशीनरी नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, वो रेजेंट्स नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं गुजारा कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ाई जाती है उनको। ये बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ से जो डॉक्टर निकलेंगे, क्या वो आगे फ्यूचर में सही डॉक्टर बन पाएंगे या वो सिर्फ नाम के डॉक्टर होंगे और मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली वो डॉक्टरी लेके मार्केट में आएंगे और उसके बाद इस पेशे पे, इस जो काफी मुकद्दस पेशा है, इस पेशे पे भी सवाल लोग फिर खड़ा करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए और तमाम अपडेट से रूबरू करने के लिए। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल की आज की तमाम खास अपडेट्स से हमने आपको रूबरू करवाया।